हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर्स लव। तो आज की जो अपनी क्लास होने वाली है भेड़ के बारे में, सिर्फ जैसा कि आपने थंबनेल देख के पता लगा ली होगी कि किसकी क्लास है। तो आज की क्लास के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ बता देना चाहता हूं मैं कि जो आज की क्लास है वो 12th एग्रीकल्चर जो यूनिट सी चल रही है उनके पशुपालन उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। भेड़ पालन के बारे में, भेड़ की जो इम्प्रूव जो ब्रीड्स है, जो नस्लें हैं, उनके बारे में बात करें। बीएससी सेकेंड ईयर जो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेम है उसमें जो एनिमल साइंस जो आपके चल रही है, लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट के नाम से सब्जेक्ट चल रही है, उसका 7वां और 14वां जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसका 7वां और 14वां टॉपिक है भेड़ के बारे में, उसका मैनेजमेंट और उसकी ब्रीड्स जो इंडिया वाली है और विदेश वाली है दोनों। तो आज की क्लास जो है 12th वालों के लिए भी और बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट सेकंड मतलब सेकंड ईयर वालों के लिए, प्लस भेड़ की नस्लें है ना, राजस्थान में भेड़ पालन मुख्य रूप से होता है मतलब। तो ये जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री पीजी जो भी आपके सुपरवाइजर एंड ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है आज की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं भेड़ के बारे में। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो क्योंकि अपन एक ही क्लास में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। भेड़ का जो वितरण है, कहाँ पे पाई जाती है, इसकी जो मुख्य जानकारियां हैं, जो भी नस्लें हैं, उनके जो स्पेशल कैरेक्टर्स है, जो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सारी चीज एक ही क्लास में अपन क्लियर करने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। और अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल का पेज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और क्लास को है ना, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं एग्रीकल्चर वाले, 12th का हो, 11th का हो, बीएससी वाला हो, जेट, आईसीआर, बीएचयू, प्री पीजी, कोई सा भी हो, सबके साथ शेयर कर दो एक बार। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 5 सेकंड लगेंगे, शेयर कर दो आप। बाकी इससे पहले मैं बता दूं, बीएससी एग्रीकल्चर वालों की 3 सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेज हो रही है। 12th वालों का यूनिट ए का चल रहा है और ये इधर से यूनिट सी का। इससे पहले हमने गाय, भैंस और बकरी की नस्लें कंप्लीट कर ली है। बीएससी वाले भी जो उनका 1 से 8 तक के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं भेड़ की। जिन्होंने भी बीएससी वालों ने भी और 12th एग्रीकल्चर वालों ने भी चैनल के पेज पे नए हो, पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो। वहां पे आपको 12th की, जो बीएससी की, जेट की, आईसीआर, बीएचयू सारी क्लासेज आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से मैटर प्रोवाइड कराया गया है। बात कर लेते हैं जो भेड़ है शिप, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो जूलॉजिकल नाम है उसके बारे में, कि भेड़ का जो जूलॉजिकल नाम है वो क्या है। तो ये सब, इससे पहले गाय, मैं बता दूं, इससे पहले गाय, भैंस और बकरी की नस्लें हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा एक बार विजिट करें। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी थी गाय की, दूसरा जो वीडियो है उसमें भैंस की, थर्ड जो वीडियो उसमें बकरी की, फोर्थ जो आज क्लास है एनिमल हस्बेंड्री की, उसमें अपन देख रहे हैं भेड़ के बारे में। तो जो भेड़ का नाम है वो है ओविस एरिस। नोट आउट करते रहोगे साथ के साथ, ओविस एरिस। भेड़ का जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, ओविस एरिस। बात करते हैं इसकी फैमिली की या इसके कुल की। इसके कुल की जो गाय भैंस का था वही इसका है, कौन सा, बोविडी। कौन सी है फैमिली इसकी, बोविडी। अब बात कर लेते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर की, कि भेड़ में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्र संख्या, वो कितनी होती है। तो वो होती है 2n बराबर 54। ये चीज नोट आउट कर लो कि जो भेड़ है अपनी शिप, उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, ओविस एरिस है। इसका जो फैमिली है, जो इसका कुल है वो क्या है, बोविडी है। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितने हैं, 2n बराबर 54। कितने हैं, 2n बराबर 54। बात करते हैं नेक्स्ट भेड़ के बारे में, कि भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं। जो भेड़ का जो समूह होता है, भेड़ का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक। साथ के साथ नोट आउट करोगे 12th वालों का, बता रहा हूं मैं, यूनिट जो सी है पशुपालन उसमें है ये। बीएससी एग्रीकल्चर वालों का है ही, जो लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट सब्जेक्ट चल रही है उसका है। जेट, आईसीआर, बीएचयू सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो ये जो मैं मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ वो किसी एक बुक से नहीं है या कहीं से उठा के, मतलब 4-5 चीजों का जो बुक आपके 12th वालों की चल रही है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 12th बीएससी वालों की जो एसकेएन की जो जोबनेर यूनिवर्सिटी के नोट्स है वो, जेट, आईसीआर के नोट्स है वो, सबका मिक्स आउट करके जो इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछ सकते हैं। फालतू की चीजें पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, अपन ज्यादा लंबी क्लासें ले नहीं सकते। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले पूछी गई या पूछ सकता है या आपको जानना जरूरी है, वो ही चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं। तो आप नोट्स से साथ के साथ नोट आउट करते रहेंगे। ओविस एरिस, कुल बोविडी, 2n बराबर 54। समूह को क्या बोलते हैं, फ्लोक। भेड़ के समूह को, जो भेड़ों का समूह जाता है एक साथ चरने, उस समूह को क्या बोलते हैं अपन अपनी लैंग्वेज में, जो किताबी भाषा में, फ्लोक बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भेड़ के मांस को। तो जो भेड़ का मांस है उसको मटन बोलते हैं। भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं,
मटन, भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, ये चीज नोट आउट कर लो। नेक्स्ट चीज देखते हैं कि भेड़ के शरीर का तापमान लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस समथिंग होता है। भेड़ का जो शरीर का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर है सिप का, वो कितना होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस। ये चीज नोट आउट कर लोगे कि भेड़ के शरीर का तापमान, स्टार लगा के लिखोगे लाइन नोट, भेड़ के शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है, या 38.5 डिग्री। कहीं पे आपको ये भी मिल जाएगा 38.5 डिग्री सेल्सियस भी। नेक्स्ट बात करते हैं भेड़ के वयस्क नर को रैम, जो भेड़ का वयस्क नर होता है, इस सारणी में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हर बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं कि बकरी के नर को क्या बोलते हैं, या फिर भैंस के नर को क्या बोलते हैं, गाय की मादा को क्या बोलते हैं, वो चीजें। तो भेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं और सबका मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले। बात कर रहे हैं यहाँ पे भेड़ की, तो भेड़ का जो वयस्क नर है, भेड़ के वयस्क नर को रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं वयस्क नर को? रैम। भेड़ के वयस्क नर को रैम बोलते हैं, और वयस्क मादा को क्या बोलते हैं भेड़ की को? ईवी। भेड़ के वयस्क नर को रैम तथा वयस्क मादा को ईवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईवी। ये चीज नोट आउट करोगे कि भेड़ के वयस्क नर को, भेड़ के वयस्क नर को रैम और मादा को ईव या ईवी बोलते हैं। नेक्स्ट चीज बात कर लेते हैं कि भेड़ में बच्चा देने की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है, वो मैथुन की क्रिया टॉपिंग कहलाती है। टॉपिंग या सर्विंग, बच्चा देने की, जो प्रसव की डिलीवरिंग की जो क्रिया है, प्रसव की जो क्रिया है भेड़ में, वो क्या कहलाती है? लैम्बिंग। लैम्बिंग नोट आउट करोगे कि भेड़ में जो प्रसव की क्रिया है वो क्या कहलाती है? बच्चा देने की जो क्रिया है लैम्बिंग कहलाती है, तथा मैथुन की क्रिया टॉपिंग। टॉपिंग, या अगर टॉपिंग नहीं मिलता है आपको ऑप्शन में तो सर्विंग भी आ जाएगा, सर्विंग। पर मेनली टॉपिंग बोलते हैं। भेड़ के अंदर जो बच्चा देने की क्रिया है, प्रसव की जो क्रिया है, उसको लैम्बिंग बोलते हैं, तथा भेड़ के अंदर मैथुन की क्रिया को टॉपिंग या सर्विंग बोलते हैं। नेक्स्ट चीज देखोगे कि भेड़ में यौन प्रारंभ उम्र 10 माह होती है, वो गर्भकाल लगभग 145 से 150 दिन का होता है। जो भेड़ है अपनी, उसमें जो गर्भकाल होता है, प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है, गर्भकाल, वो कितना होता है? लगभग 145 से 150 दिन। 145 से 150, या फिर आपको 150 भी मिल सकते हैं सीधे कि 150 दिन होता है। भेड़ के अंदर जो प्रसव काल, जो भेड़ के अंदर जो गर्भकाल होता है, प्रसव को तो क्या बोलते हैं? भेड़ के अंदर जो प्रसव की क्रिया है, बच्चा देने की क्रिया है, उसको लैम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, भेड़ के अंदर बच्चे देने की क्रिया को लैम्बिंग बोलते हैं, तथा भेड़ का शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं भेड़ की गर्भकाल अवधि की। गर्भकाल अवधि की मैथुन की क्रिया के बाद, संकरण की क्रिया के कितने अवधि के उपरांत वो बच्चा देती है, तो प्रसव के लिए तैयार होती है। तो वो कितनी है गर्भकाल अवधि? कितनी है? 145 से 150 दिन। तो आपको 150 दिन भी मिल सकते हैं, 150 दिन कंफर्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान, जो कसवरी, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, जो कसवरी है, केंद्रीय भेड़ एवं जो ऊन अनुसंधान निदेशालय या संस्थान है, वो कहां पे है? अविकानगर में। अविकानगर, मालपुरा, टोंक, राजस्थान। ये मालपुरा टोंक के अंदर, टोंक डिस्ट्रिक्ट में मालपुरा है, वहां पे अविकानगर है, वहां पे स्थित है। क्या है? जो केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान है, वो कहां पे? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। इसकी बात बताऊं, इसको शॉर्ट फॉर्म में कसवरी बोलते हैं, कसवरी। ठीक है, और ये सेंटर का है। ठीक है, केंद्रीय है, केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान, तो सेंटर का है और राजस्थान में स्थित है। तो इसके बहुत ज्यादा प्रायोरिटी ये बनती है, चांसेस बनते हैं कि अगर भेड़ में से क्वेश्चन पुटअप होता है, जैसे लास्ट ईयर में अगर नहीं हुआ है अविकानगर का, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि यही क्वेश्चन पुटअप हो, क्योंकि जो सेंटर के अपने जितने भी इंस्टीट्यूट है, बड़े इंस्टीट्यूट है जो राजस्थान में स्थित है, और राजस्थान का अगर कोई पेपर लग रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं उन क्वेश्चंस को उसमें ऐड करने की, मेंशन करने के। तो ये चीज आप कंफर्म रखोगे। जो अपना कसवरी है वो कहाँ पे है? अविकानगर, मालपुरा, टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज देखोगे कि जो भेड़ है उसको परजीवियों का, एक मिनट जगह नहीं बची बोर्ड पर, ये सारी चीजें नोट आउट कर ली होगी आपने।
एक बार मैं दोबारा और बताऊंगा जब नस्लें स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार, तभी मैं इनको मिटा नहीं रहा हूं। तो भेड़ को क्या बोलते हैं? परजीवियों का, परजीवियों का म्यूजियम। नोट आउट करो स्टार लगा के कि परजीवियों का म्यूजियम किसको कहा जाता है? भेड़, बकरी, गाय या सुअर। ऐसे जो ऑप्शन आएंगे आपके पास, क्वेश्चन आता है आपके पुटअप होता है कि परजीवियों का म्यूजियम कहलाता है गाय, भेड़, बकरी, सुअर। तो उसमें से किसको कहते हैं अपन? भेड़ को बोलते हैं परजीवियों का म्यूजियम। परजीवी जो होते हैं जो इसके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं भेड़ के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तक नोट आउट कर लिया। तो भेड़ की, विश्व में भेड़ की 200 नस्लें पाई जाती है, जिनमें से 40 नस्लें भारत में पाई जाती है। क्लोन द्वारा तैयार प्रथम भेड़, जो क्लोन द्वारा प्रथम तैयार भेड़ थी वो कौन सी थी? डोली। डोली, डोली क्या थी? क्लोन के द्वारा। क्लोन किसको बोलते हैं? जो माता पिता के समान होता है ना, आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सोमा क्लोन, क्लोन वो चीज है। तो जो क्लोन के द्वारा तैयार सर्वप्रथम जो पहली भेड़ थी क्लोन के द्वारा, वो कौन सी थी? डोली। उसका क्या नाम था? डोली। ये क्वेश्चन आईसीआर में बहुत बार पुटअप हो चुका है कि क्लोन द्वारा तैयार प्रथम भेड़ डोली। और किसने तैयार की थी? डॉक्टर विल्मुट ने। जो डोली है उसको किसने तैयार किया था? डॉक्टर विल्मुट। कौन से थे? विल्मुट। दिख रहा है सबको यहाँ पे? नोट आउट करोगे कि क्लोन द्वारा तैयार सबसे प्रथम भेड़, क्लोन द्वारा तैयार सबसे प्रथम भेड़ कौन सी थी? डोली थी। और डोली किसके द्वारा तैयार की गई थी? डॉक्टर विल्मुट के द्वारा तैयार गई थी। नेक्स्ट चीज देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। भारत के अंदर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला, भेड़ के द्वारा जो ऊन होती है वो कौन सा है? राजस्थान है अपना। आपको पता है राजस्थान की जलवायु जो है गर्म जलवायु है, और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले हैं वो उधर वाले हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, और वहां पे सूखा है। और भेड़ उस वातावरण में रहने के लायक सूटेबल होती है, तो उधर भेड़ का पालन सर्वाधिक होता है। तो ऊन का उत्पादन भी राजस्थान में सर्वाधिक होता है। अब एक बार जो मैंने चीजें करवाई है भेड़ की, जो जनरल जो भी चीजें हैं सामान्य जो पूछ सकते हैं, उसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। उसके बाद में अपन क्या देखेंगे? भेड़ की जो नस्लें हैं, सभी इंपोर्टेंट जो इसकी नस्लें हैं, ब्रीड्स हैं, उनके बारे में, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह सारे। तो सारा नोट आउट कर लिया होगा होप। अब क्या करना है? कॉन्फिडेंट होकर सिर्फ आपको सुनना है। मैं जल्दी से दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि अपना मेन मोटिव वो क्या है कि 12th वालों के साथ तो क्या मोटिव है कि विद 12th आप जेट आईसीआर बीएचयू की जो भी आप एंट्रेंस की टेस्ट की तैयारी करोगे, प्री पीजी की, सॉरी यूजी की, तो वो क्रैक करो साथ के साथ विद 12th, आपको गैप ना लेना पड़े। तो उसके लिए अपन क्या है, थोड़ा सा यहीं के यहीं क्लियर करते चल रहे हैं। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, कम पढ़ लेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। और बीएससी वालों का भी यही सीन है, एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो भेड़ के बारे में पढ़ रहे थे। इसका जो जूलॉजिकल नेम है ओविस एरिस है। 2n बराबर 54 होता है। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है 54 होता है। इसका जो कुल या फैमिली है वो कौन सी है? बोविडी है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। भेड़ का जो समूह होता है, भेड़ का जो समूह होता है उसको फ्लोक बोला जाता है। भेड़ के जो वयस्क नर हैं उनको रैम बोला जाता है। भेड़ के वयस्क नर को रैम और मादा को ईव बोला जाता है। और भेड़ के अंदर बच्चे देने की क्रिया क्या कहलाती है? लैम्बिंग कहलाती है। भेड़ में बच्चा देने की प्रसव की क्रिया लैम्बिंग कहलाती है। भेड़ के अंदर मैथुन क्या कहलाता है? मैथुन की क्रिया या संकरण की क्रिया टॉपिंग या सर्विंग कहलाती है। भेड़ के अंदर जो गर्भकाल अवधि होती है वो कितनी होती है? लगभग 145 से 150 दिन या 150 दिन की होती है। भेड़ की जो बॉडी टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, वो कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये हो गई भेड़ के बारे में। और क्या रह रहा है? जो कस्वरी अपना केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान निदेशालय है वो कहाँ पे है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान, सॉरी केंद्रीय भेड़ एवं जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे? अविका नगर, मालपुरा, टोंक में है, जिसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में? कस्वरी। कस्वरी कहाँ पे है? अविका नगर, मालपुरा, टोंक। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं। यहाँ तक हो गया। और जो प्रथम क्लोनीकृत भेड़ थी, क्लोन के द्वारा तैयार की गई भेड़ थी प्रथम, वो कौन सी थी? डोली। डोली किसने तैयार की थी? डॉक्टर विल्मुट ने तैयार की थी। किसने तैयार की थी? डॉक्टर विल्मुट ने। गर्भकाल मैंने बता ही दिया 145 से लगभग 150 दिन। और राजस्थान में सर्वाधिक ऊन मैंने बता ही दिया। ये लगभग भेड़ का सारी जानकारी मैंने दोबारा से रिवाइज कर दी, जो आपने इतनी 12 मिनट में लिखा है सारे नोट्स। तो यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं भेड़ की नस्लों के बारे में, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं। बाकी मैंने सबको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो, जेट आईसीआर बीएचयू या फिर बेसिक नोट्स प्रोवाइड करवाने हो, कोई भी जो मेरे से बन पाएगा
जो मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ उसके लिए मैं आपके लिए 24 आवर्स से तैयार हूँ। तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। तो किसी भाई को कोई ज़रूरत हो या किसी की लगता हो कि मैं हेल्प कर सकता हूँ, तो वो जो उसको सुटेबल लगे, जो वो कंफर्टेबल हो, कॉल कर सकता है या व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, जो भी आपकी इच्छा हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं करूँगा। तो ये अपन भेड़ के बारे में इतना पढ़ लिए। इतना जो इसकी जनरल जानकारी है वो एक बुक में आपको नहीं मिलती सारी, तो मैंने सारी जगह से कलेक्ट करके, मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट जो स्टडी मैटर वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो यह भेड़ के बारे में लगभग सारी जानकारी होगी। अपनी बचता क्या है अब, भेड़ की नस्लें। क्या बच रहा है, नोट आउट कर लिया होगा। नंबर अगर किसी को जरूरत हो तो कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, जो भी आपको सूटेबल लगे, 9460654892। ठीक है, भेड़ की नस्लों के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले देखेंगे मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल अब आपके 12th वालों की जो बुक में है उससे ज्यादा 2-4 नस्लें ज्यादा ही लिखाऊंगा। बीएससी वालों की जो दे रखी है उससे भी 1-2 नस्ल ज्यादा ही दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें जेट आईसीआर बीएचयू प्री पीजी सारे नोट सुपरवाइजर के मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे एक नस्ल ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। आगे भी आपको काम में आने वाले हैं सारी चीजें। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें जैसे 12th की बुक में 10 लाइन दे रखी है, मैं 3 लाइन या 4 लाइन लिखवा रहा हूँ, तो ऐसे मैं समझ लेना कुछ छोड़ रहा हूँ। जो फालतू की चीजें हैं जो सिर्फ आपके पढ़ने की है वो मैं नहीं लिखा रहा हूँ। बाकी जो पूछ सकता है या एग्जाम में आती है कि मारवाड़ी की विशेषता है या जो ये किस नस्ल की विशेषता है, वो सारी चीजें मैं आपको नोट आउट करूंगा। निश्चिंत रहें, ट्रस्ट में, और अच्छे से पढ़े कॉन्फिडेंट होके। मारवाड़ी नस्ल, तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो गया मारवाड़ क्षेत्र। नाम से पता चल रहा है। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा आ रहा है वो मैं बता देता हूं। इसका जो ओरिजिन स्पेस है मारवाड़ी नस्ल का, उसका उत्पत्ति स्थल हो गया मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, लगभग यहाँ की है। इसकी ओरिजिन जो है, ओरिजिन स्पेस, वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर आ रहा है। मारवाड़ी नस्ल है, भेड़ की सबसे पहली नस्ल पढ़ रहे हैं अपन। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब जो मेन लाइन है इसकी वही है। तो जैसे ये डाल दिया, इसका ओरिजिन स्पेस डाल लिया, फिर आप क्या करो, जो नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे स्टार लगा के, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं लिखाऊंगा आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें लिखाऊंगा। तो किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, हाईएस्ट 5 या 6 लाइन, और अधिकतम मतलब न्यूनतम 3 या 4 लाइन लिखाऊंगा मैं सभी नस्लों की जो महत्वपूर्ण है। तो आप ऐसे बहुत अच्छे वाले नोट्स बनाते रहें। बात कर रहे थे मारवाड़ी नस्ल की। तो मारवाड़ी नस्ल का जो ओरिजिन स्पेस है, उत्पत्ति स्थल, वो कहाँ का है, जो मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का है। अब बात कर रहे थे कि मारवाड़ी नस्ल क्या है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली है। रोग प्रतिरोधक, ये चीज मैंने बकरी की नस्लों में भी बताया था। मारवाड़ की है, जैसलमेर की है, बीकानेर की है, उधर बहुत हाई टेम्परेचर है, तो वो उसके अंदर सूटेबल हो जाती है। तो वो उसको छोटी मोटी जुकाम बुखार की बीमारियां नहीं होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो जाती है। अधिक टेम्परेचर में रह रही है तो जीवाणु वगैरह, वायरस वगैरह, उनका उसका अटैक भी थोड़ा कम हो रहता है, चांसेस कि बहुत गेयर कंडीशंस में ही ऐसा होता है। तो ये उसके अनुसार हो ही गई कि मारवाड़ी नस्ल मारवाड़ क्षेत्र की सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल है। क्वेश्चन आता है आपके पास कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी है, मारवाड़ी नस्ल है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। रेगिस्तानी व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्ल है, जो मैंने बता दिया कि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, ठीक है, रेगिस्तान के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बेस्ट है, ये उनमें सुटेबल होती है, खुद को सर्वाइवल करवा लेती है आसानी से मारवाड़ी नस्ल, पहाड़ी क्षेत्रों में और रेगिस्तान में भी। नेक्स्ट बात करते हैं काला चेहरा तथा वर्षा के बाद। इसकी जो मुख्य विशेषता वो क्या है, इसका जो चेहरा होता है वो काले रंग का होता है। क्या है, काला चेहरा। काला चेहरा, और एक दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है कि वर्षा के बाद, काला चेहरा तथा वर्षा के बाद ऊन पीली पड़ जाना मुख्य लक्षण है इसकी। ऊन का पीली पड़ जाना।
मारवाड़ी नस्ल के बारे में लिखोगे कि सर्वाधिक प्रतिरोधक, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है। काला जो इसका चेहरा होता है ना वो काला होता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। क्वेश्चन आ सकता है कि काला चेहरा मुख्य विशेषता है। मारवाड़ी, चोकला, जो भी आपके भेड़ के 4 ऑप्शंस मिल जाएंगे तो वो मारवाड़ी नस्ल की विशेषता है कि इसका चेहरा काला होता है और वर्षा के तुरंत बाद इसकी जो ऊन होती है वो पीली पड़ जाती है। वर्षा के बाद ऊन का पीली पड़ जाना मुख्य लक्षण है। ये क्वेश्चन 2 बार पुटअप हो चुका है एग्जाम में, तो आप याद रखोगे कि वर्षा के बाद किस भेड़ की जो ऊन है मुख्यतः पीली पड़ जाती है, मारवाड़ी नस्ल की। कौन सी की? मारवाड़ी नस्ल की। नेक्स्ट बात करते हैं, इस नस्ल की ऊन को विदेशों में जोरिया कहा जाता है। जो मारवाड़ी नस्ल की जो ऊन है उसको विदेशों में ले जाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विदेश के अंदर इस नस्ल की, जो मारवाड़ी नस्ल की जो ऊन है, इस नस्ल से जो ऊन प्राप्त हो रही है उसको विदेश में जोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोरिया। जोरिया, ये चीज नोट आउट कर लो कि मारवाड़ी नस्ल की ऊन को विदेशों के अंदर जोरिया के नाम से जाना जाता है। भेड़ और इसका मुंह काला होता है, वर्षा के उपरांत इसकी ऊन जो है पीली पड़ जाती है। यह बात हो गई मारवाड़ी के बारे में। और इसका अगर लिखाऊं तो मैं, नर का औसतन जो भार होता है 28 से 35 किलो होता है। मारवाड़ी नस्ल के जो नर है उनका जो भार है 28 से लगभग 35 केजी का होता है। और नर को बोल क्या रहे थे? फिर से मैं याद करवा दूं कि वयस्क नर को बोल रहे थे रैम, और रैम किसको बोल रहे हैं? भेड़ के वयस्क नर को। और रैम का वजन कितना होता है? औसतन कितना होता है? लगभग रेशियो इसका 28 से 35 किलो का होता है। बात करें इसकी मादा का वजन, नर का औसत भार 28 से 35 होता है और मादा का 25 से 30 होता है। ईवी जिसको बोल रहे थे, EWV, ये किसको बोल रहे थे? वयस्क मादा भेड़ का नाम था ईवी। उसका वेट कितना बता रहे हैं अपन? 25 से 30, और नर का 28 से 35। ये चीज नोट आउट कर लो, इसके बारे में कंप्लीट हो गई। एक चीज, राजस्थान की अन्य भेड़ों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहती है, गर्म मौसम सहन करने की शक्ति होती है। राजस्थान की जो अन्य भेड़ें हैं उनसे ज्यादा स्वस्थ रहती है। इस लाइन को समझ रहे हो? यही लाइन है, उसी को घुमा के बोल दी कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, राजस्थान के अन्य भेड़ों से ज्यादा स्वस्थ रहती है। एक ही चीज है, थोड़ा सा घुमा के बोल रहे हैं, तो आपको क्या कॉन्फिडेंट होकर पेपर दो ना, तब पढ़ो ना तब भी। और जो लाइन कहना क्या चाहती है वो चीज समझा करो, ना कि उसको रटा करो। रटी हुई चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती है, समझी हुई चीजें कंटिन्यूस लंबे टाइम तक आपके दिमाग में रहती है। नेक्स्ट जो है जैसलमेरी, ये पहली नस्ल है अपनी, वो कंप्लीट हो गई। सेकंड की बात कर लेते हैं, जैसलमेरी। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, पर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपके लिए ऐसे समझ लो भेड़ के जो मैं एक पशुओं के बारे में जो पढ़ा रहा हूँ ना एक क्लास के अंदर कंप्लीट, उसमें संपूर्ण जितनी जानकारी हो सकती है मैक्सिमम मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सेकंड बात करते हैं जैसलमेरी। जैसलमेरी, इसका जो ओरिजिन स्पेस है राजस्थान की है, ये नाम से पता चल रहा है जैसलमेर राजस्थान में है, तो जो इसका ओरिजिन स्पेस है वो राजस्थान। ये नस्ल मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। इसकी पूंछ व कान लंबे तथा नाक रोमन होता है। क्या क्या है इसकी विशेषता? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में पाई जाती है। पहली चीज नोट आउट करोगे, यह नस्ल मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती है। यहां तक नोट आउट कर लिए। जो जैसलमेरी नस्ल है उसके बारे में, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। कौन सी है? पूर्णतः रेगिस्तानी। नाम से जैसलमेर पूर्णतः रेगिस्तान है, तो ये क्या है? पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। ये थोड़ा हिंदी में लिखने में प्रॉब्लम आती है तो आप नोट आउट कर लिया करो। मैं बोल रहा हूँ वो चीजें कि जो भेड़ की जैसलमेरी नस्ल है राजस्थान की है, मुख्यतः जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में पाई जाती है। पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन लिख लो जैसलमेरी के बारे में कि इसकी पूंछ व कान लंबे, इसकी पूंछ और कान लंबे होते हैं तथा नाक रोमन होता है। नाक रोमन होता है। ये हो गई बात जैसलमेरी की। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे अपनी मालपुरा। कौन सी है थर्ड नंबर पे? मालपुरा। अविकानगर, मालपुरा, टोंक। गए हो कभी कश्मीरी में? घूमने लायक तो से कुछ नहीं है, बट देखने लायक बहुत कुछ है वहां पे, जाके आना कभी मौका मिले। थर्ड नंबर जो है मालपुरा। मालपुरा नस्ल भेड़ की नस्ल है, मालपुरा नस्ल। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल वही है कश्मीरी, टोंक, मालपुरा ही है। टोंक मालपुरा की यही है जो इसका ओरिजिन स्पेस है, टोंक मालपुरा।
मालपुरा नस्ल के अभी स्पेशल जो कैरेक्टर्स है वो देख लेते हैं। यह मुख्यतः टोंक, सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों में पाई जाती है। टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर जिलों में मुख्यतः पाई जाती है। मालपुरा नस्ल मांस के लिए उपयुक्त, इसकी मोटी ऊन से नमदे व गलीचे बनाए जाते हैं। मांस के लिए जो मालपुरा वाली है वो मांस के लिए अच्छी नस्ल है, इसका मांस अच्छा होता है। दूसरी चीज, इसकी जो ऊन है ना, ऊन वो क्या है, मोटी होती है। ऊन इसकी मोटी होती है, तो मोटी ऊन से कपड़े तो बनाएंगे नहीं, क्या बनाएंगे, जो पैर पूंछने के आते हैं, गलीचे नमदे जो आते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गलीचे व नमदे कौन सी भेड़ की ऊन से बनाए जाते हैं, मालपुरा की। या गलीचे व नमदे के लिए जो ऊन यूज की जाती है वो मालपुरा नस्ल की भेड़ की ऊन यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं चोकला। 3 हो गई है। चौथे नंबर पे है चोकला। चोकला भेड़ की बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल है चोकला। चोकला के बारे में देख लेते हैं अपन। तो उत्पत्ति स्थल जो इसका राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है, क्या है, जिसका ओरिजिन स्पेस है राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी एरिया। ये शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू। कौन कौन से आते हैं शेखावाटी में, सीकर, चूरू और झुंझुनू आते हैं। ये चीज ब्रैकेट में आप कोष्टक बना के नोट आउट कर लेना। चोकला भेड़ का जो ओरिजिन स्पेस है वो कौन सा है, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू। बात करते हैं चोकला के बारे में। तो उत्तम श्रेणी की ऊन उत्पादन के कारण से राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। राजस्थान की मेरिनो इंपॉर्टेंट है। 3 स्टार लगा लेना, 2 लगा लेना, जो आपका मन करे उतने स्टार लगा लेना। स्टार लगाने का मन ना हो तो हेज लगा लेना, ठीक है। पर लिख लेना कि राजस्थान की मेरिनो कहलाती है, राजस्थान की मेरिनो। और क्यों कहलाती है, क्योंकि इसकी जो ऊन है, चोकला की जो ऊन है ना, वो बेस्ट क्वालिटी की ऊन होती है, सबसे उच्चतम श्रेणी की ऊन होती है चोकला की। तो इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की मेरिनो बोलते हैं। नेक्स्ट चीज देखेंगे, उत्तम श्रेणी की ऊन उत्पादन के कारण से राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। सींग रहित होती है, रोमन नाक होता है। इसका जो सींग रहित होती है, जो चोकला है उसमें सींग नहीं पाए जाते हैं, सींग रहित होती है। और नाक जो इसका है वो कैसा होता है, रोमन। चोकला का जो नाक है वो कैसा होता है, रोमन होता है, सींग रहित होती है और पूर्णतः सफेद होती है, प्योर व्हाइट होती है, सफेद। तो सफेद है तो बहुत ही अच्छी और दिखने में भी आकर्षक, बहुत अच्छी ऊन होगी, इससे उच्च क्वालिटी की ऊन प्राप्त होगी अपने को। तो उसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। यह बात हो गई अपनी चोकला के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर सोनाड़ी। चोकला के बारे में लिख लेना, शेखावटी क्षेत्र, राजस्थान की मेरिनो, सफेद कलर, सींग रहित, रोमन नाक, ये सारी विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं सोनाड़ी। सोनाड़ी तो सोनाड़ी है, उदयपुर क्षेत्र की है, सफेद चेहरा है, कान व गर्दन लंबी होती है। सोनाड़ी का जो ओरिजिन स्पेस है वह क्या है, उदयपुर। सफेद कलर होता है इसका, सफेद रंग की होती है नाक, और इसके कान जो है, गर्दन वो लंबी होती है इसकी। बात करते हैं 6 नंबर सोनाड़ी के बाद में कौन सी है अपनी, मगरा। नागौर व बीकानेर की है मगरा, ये कहाँ की है, नागौर और बीकानेर की, बीकानेर। इनमें मैं आपको इसलिए नहीं लिखा रहा हूं कि इनमें पूछने लायक कुछ चीजें हैं नहीं इंपॉर्टेंट। अगर यहां से क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा कि मगरा नस्ल है। पहले बात तो पुटअप होने के लिए ऊपर मैंने जो चीजें बता दी 12 मिनट से पहले वो बहुत है। फिर अगर क्वेश्चन पुटअप होता है तो नस्लें जो मैंने 5 नस्लें करवा दी सोनाड़ी तक, वहां से बहुत चीजें पूछने लायक, बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट। फिर आती है जो अब नस्लें करवा रहा हूं, उनमें से होता क्या है, मैं आपको इसका ओरिजिन स्पेस और इसके बारे में लिखवा रहा हूं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि नस्ल कहाँ की और किसकी है। तो मगरा जो है भेड़ की है, उदयपुर, नागौर और बीकानेर इसका ओरिजिन स्पेस है मगरा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, मगरा नस्ल है, भेड़, बकरी और सुअर, जो भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना हिंट होना चाहिए कि मगरा और ये जो नस्लें हैं वो भेड़ की है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। 7वें नंबर पे अपना लोही, पाकिस्तान की है लोही। इसका भी आईसीआर में क्वेश्चन आया हुआ है, लोही नस्ल है। इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछते क्योंकि इनका इतना दे भी नहीं रखा, ऐसी कुछ विशेष चीजें इनमें है भी नहीं कि अपन पढ़े। बस ये चीज पता है कि लोही किसकी है, भेड़ की है और कहाँ की है, पाकिस्तान की है ये।
जो लोही नस्ल है वो पाकिस्तान के बाद करते हैं 8 नंबर। और लोही की क्या विशेषता है, सबसे लंबी भेड़ है जो है। उसमें पूछने लायक है वो मैं सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, नो टेंशन रहो आप। लोही पाकिस्तान की और क्या है, सबसे लंबी है, सबसे लंबी भेड़ है। लोही पाकिस्तान की नस्ल है और सबसे लंबी भेड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर नस्ल। 8 नस्लों के बारे में देख लिया है, 9 नंबर पे है अपनी बीकानेरी या पुंगल। दिख तो रहा है ना सबको, बीकानेरी या पुंगल, बीकानेरी या पुंगल, इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ की है, राजस्थान की है। श्रेष्ठ कारपेट, कारपेट या कालीन ऊन प्राप्त होती है। जो कारपेट बनाते हैं, कारपेट, कारपेट या कालीन जो बिछाने के होते हैं, वो किसकी नस्ल से, बीकानेरी नस्ल जो है उसकी जो ऊन है वो कारपेट या कालीन बनाने के लिए बेस्ट जो ऊन है वो प्रोवाइड करवाती है अपने को बीकानेरी नस्ल। ये चीज नोट आउट करके स्टार लगा के लिख लेना। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर गद्दी या भाकरवाल या गुरेज। गद्दी, भाकरवाल, भाकरवाल या फिर इसका एक और नाम है गद्दी, भाकरवाल या गुरेज। ये तीनों नाम एक ही नस्ल के हैं, गद्दी, भाकरवाल या गुरेज। ये नस्ल कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। और भाकरवाल से लोहे प्राप्त की जाती है, लोई। जो लोई, इससे जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लोई। क्वेश्चन आता है आपके पास कि लोई प्राप्त की जाती है, तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है गद्दी, भाकरवाल या गुरेज। और ऐसे भी मिल सकता है कि गद्दी, भाकरवाल या गुरेज नस्ल है तो वो किसकी है, भेड़ की है और इससे लोई प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं, डेकनी। ये महाराष्ट्र की है, कंबल बनाने के लिए बेस्ट ऊन प्राप्त होती है इससे, डेकनी। 10 नंबर की जो है नोट आउट करो, डेकनी। डेकनी कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। कंबल बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊन प्राप्त होती है डेकनी से, महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट चीज देखेंगे अपन, नेलोर। 11 नंबर पे जो अपनी नस्ल है वो कौन सी है, नेलोर। नेलोर, ल है यहाँ पे, नेलोर। नेलोर के बारे में देख लेते हैं। नेलोर कहाँ की है, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है, सबसे ऊंची। सबसे ऊंची कौन सी है, नेलोर। और सबसे लंबी कौन सी है, जो पाकिस्तान की थी, लोही। सबसे लंबी लोही और सबसे ऊंची नेलोर दक्षिणी भारत की है। नेक्स्ट देखते हैं, विदेशी नस्लों में आते हैं मेरिनो। मेरिनो जो है, मेरिनो भेड़ की नस्ल है और कौन सी है, विदेशी नस्लों के अंदर आती है मेरिनो। मेरिनो के बारे में देख लेते हैं। इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है स्पेन। मेरिनो कहाँ की है, एक मिनट, जो मेरिनो है वो क्या की है, स्पेन की है। मेरिनो नस्ल स्पेन की है, विदेशी नस्लों के अंदर। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त होती है इससे। सबसे बारीक जो ऊन आती है ना, महीन ऊन, सबसे महीन ऊन, विश्व की सबसे महीन ऊन किससे प्राप्त की जाती है, महीन या बारीक, मेरिनो से प्राप्त की जाती है। और अपने, अब इसको मेरिनो नाम है। एक चीज मैंने आपको नोट आउट करवाई होगी, याद करो, राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़। अब इसको मेरिनो क्यों बोल रहे थे चोकला को, क्योंकि उससे राजस्थान की नस्ल थी और बहुत अच्छी ऊन प्राप्त हो रही थी। और ये जो मेरिनो है ना वो विश्व की है, सबसे बेस्ट। विदेशी नस्ल स्पेन की है। समझ रहे हो ये चीज की उसको मेरिनो की उपाधि क्यों दी गई चोकला को, क्योंकि वो मेरिनो की तरह ही जो उच्च क्वालिटी की ऊन है वो अपने को प्राप्त करवा रही थी, और इसीलिए मेरिनो भी स्पेन की और सबसे महीन ऊन प्राप्त करवाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं, मादा भेड़ सींग रहित होती है, वह नर में घुमावदार सींग पाए जाते हैं। मेरिनो की खास बात क्या है, जो मेरिनो की जो मादा है जिसको ईव बोलते हैं वो क्या होती है, सींग रहित होती है। मेरिनो की जो मादा है उसमें सींग नहीं पाए जाते, जबकि नर में क्या होते हैं, घुमावदार सींग पाए जाते हैं। ये नोट आउट कर लो। मेरिनो के अंदर की स्पेन की है, सबसे महीन ऊन प्राप्त होती है, विश्व की सबसे उच्चतम जो श्रेणी की ऊन है वो प्राप्त होती है। इसकी मादा के अंदर सींग नहीं पाए जाते हैं, जबकि मेरिनो के भेड़ में घुमावदार सींग पाए जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं रेम्बुलेंट, ये भी स्पेन की है। रेम्बुलेट, ये भी स्पेन की ही नस्ल है और भेड़ की नस्ल है, द्विप्रयोजनी, डबल पर्पस के लिए है, ये मांस ऊन सब के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कराकुल, मध्य एशिया की है कराकुल, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे नोट आउट करवा देता हूं मैं। नेक्स्ट जो नस्ल है अपनी वो कौन सी है, कराकुल, मध्य एशिया की है कराकुल और पेल्ट के लिए पाली जाती है। क्वेश्चन आएगा आपके पास सीधा कि पेल्ट के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है, तो वो कौन सी है, कराकुल, और मादा सींग रहित होती है। जो कराकुल है मध्य एशिया की नस्ल है, मध्य एशिया की नस्ल है, पेल्ट के लिए पाली जाती है और मादा सींग रहित होती है, ठीक है, बिना सींग वाली होती है। तो ये कंप्लीट हो गया अपना भेड़ के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छा स्टडी मैटर प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है मैंने। तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि क्लास को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। और बीएससी एग्रीकल्चर की 3 क्लासेज हो रही हैं, बायोलॉजी की 12th की, केमिस्ट्री और बायो की बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला, कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो हो सकता है 5-7 दिन और लग जाए, बाकी फिर कंटिन्यूस कर देंगे। दिन के आपको 2-3 क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, जैसे एक एग्रीकल्चर की होगी, एक बायो की होगी। बाकी बीएससी वालों का मैं बता दूं तो उनकी जो एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, इससे पहले अपनी एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल साइंस है आपके, पोल्ट्री मैनेजमेंट वाली, लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री, उसकी क्लासेज हो रही है, एग्रोनॉमी की क्लासेज हो रही है और हॉर्टिकल्चर की क्लासेज हो रही है। तो जिन भी भाइयों ने नहीं देखा है ना, एक बार रिक्वेस्ट है चैनल का पेज विजिट करें, प्लेलिस्ट विजिट करें, और भी बहुत कुछ आपके लिए उसमें चीजें पड़ी हैं। जेट आईसीआर वालों के लिए भी बहुत ही कुछ रिवाइजन क्लासेस वगैरह है, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो एक बार विजिट करें, और यही है कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, शेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, धन्यवाद।